हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज से हम लोग यूपी पीसीएस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। जिस प्रकार हम लोगों ने आर के लिए लग करके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे थे, और उसी प्रकार जो है यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाएगा। तो आज से जो है जो प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करेंगे वो दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को शुरू किया जाएगा, जो आपका फुल टेस्ट रहने वाला है, जिसमें आपको स्टैटिक वाले जो क्वेश्चन हैं उनके साथ साथ 30 से 40 क्वेश्चन आपको अपडेटेड 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी उसी के साथ तैयार होते रहेंगे। और जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूपी पीसीएस 2025 के नाम से। ठीक है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के नाम से टेस्ट सीरीज बना दिया गया है, तो सारे टेस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और देखिए, एग्जाम के लिए 50 से 55 दिन बचे हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाए। एक जो है सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज हो और एक फुल टेस्ट हो, जिससे कि हम लोग की तैयारी अच्छे से हो सके। और बाकी जो भी आपके कन्फ्यूजन हो, वीडियो से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें कोशिश यही रहेगी कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों के जो भी डाउट हो, जो भी कन्फ्यूजन हो, उसको अच्छे से क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे, वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम के पहले सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिस प्रकार आर के लिए हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो ध्येय आईएएस हो गया, दृष्टि आईएएस हो गया, जीएस वर्ल्ड, मेक आईएएस, संस्कृति आईएएस, पीसीएस मंत्रा, इन सभी के टेस्ट सीरीज टाइमली आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो शेड्यूल है वो भी आप लोगों का जो पब्लिक ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ पे पिन कर दिया गया था, पोस्ट कर दिया गया था, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जिस प्रकार से जैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, होते रहेंगे, उसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, और यह यूपी पीसीएस 2025 के लिए पहला टेस्ट है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, किसी कारणवश अब तक जो है टेस्ट सीरीज आपके नहीं आ रहे थे, लेकिन आज से कंटिन्यू पर डे आपके टेस्ट जो है आते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें अशोक के अभिलेख दिया गया है और विषय वस्तु दिया गया है। इन दोनों को सुमिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। अशोक के शिलालेख फर्स्ट में किसका उल्लेख किया गया है? अशोक के शिलालेख फर्स्ट में अगर हम बात करें तो इसमें अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। इसमें अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। शिलालेख जो सेकेंड है, इसमें अशोक द्वारा कल्याणकारी जो उपाय हैं उसकी बात की गई है। ठीक है, उसके साथ साथ मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सालय स्थापित करने की बात की है। ठीक है, इसके अंतर्गत मनु और पशु दोनों के कल्याण की बात की गई है। इसके साथ साथ जो है पशुओं के लिए भी चिकित्सालय, बोले तो हॉस्पिटल स्थापित करने की बात की है। ठीक है, तो इसका जो है आपका हो जाएगा बी। स्तंभ लेख जो 3 है, इसमें क्या कहा गया है? स्तंभ लेख 3 जो है, इसमें अशोक ने प्रजा से हिंसा, क्रूरता, क्रोध और दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या भाव है, इससे दूर रहने, उसको नियंत्रित करने की क्या देती है? सीख देती है। ठीक है, तो इसका जो आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और जो आपका 12 है, शिलालेख 12, इसमें धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है, धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके साथ साथ जो अशोक का इसमें जो कलिंग युद्ध हुआ था, इसका उल्लेख जो मिलता है 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। जिसके बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, जो नरसंहार हुआ था उसको देख करके इसका हृदय परिवर्तन हुआ, और यहीं से अशोक ने कहा था कि अब भेरी घोष नहीं, धम्म घोष होगा। अर्थात किसी भी राज्य, किसी भी साम्राज्य का जो विलय है वह युद्ध के बल पर उसे नहीं जीता जाएगा, बल्कि आपसी सद्भाव के आधार पर और भाईचारे के आधार पर उसके साथ जो है क्या की जाएगी? मैत्री, या कह सकते हैं कि मित्रता की जाएगी। ठीक है, तो वही जो है अशोक ने कहा था कि अब भेरी घोष नहीं बल्कि जो धम्म घोष होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 3 2 1 4, 3 2 1 4। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर हम देखें इसमें कुछ और जो इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका जो 5वां शिलालेख है, अशोक का जो 5वां शिलालेख है, इसमें अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की है, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्र आते थे वहां पे, और उसके साथ साथ अन्य विदेशी राष्ट्रों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। ठीक है, जिससे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के साथ साथ अन्य जो देश हैं वहां पर भी हो सके। ठीक है, तो याद रखिएगा जो 5वां शिलालेख है इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई थी। ठीक, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित सातवाहन शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, दोनों आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो सातवाहन शासक है इनको कालक्रम से लगाना है, सातवाहन शासकों को कालक्रम से लगाना है। इसमें अगर हम बात करें सातवाहन शासकों में, सिमुक जो सातवाहन वंश का संस्थापक था, यह पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी,
गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसे सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक या सबसे महान शासक माना जाता है, जिसने कहा था कि इसके जो घोड़े हैं तीनों समुद्रों का पानी पीते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा भी गया था। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद जो आता है आपका वो आ जाएगा वशिष्ठ पुत्र पुलमावी और यज्ञश्री सातकर्णी, ये अंतिम स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, तो सिमू किस में आ जाएगा, पहले नंबर पे, गौतमी पुत्र सातकर्णी दूसरे नंबर पे, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जो है या तीसरे नंबर पे, और यज्ञश्री सातकर्णी चौथे नंबर पे। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। कुषाण काल के दौरान अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण काल में बड़ी मात्रा में स्वर्ण और तांबे के सिक्के जारी किए गए, जिनमें ग्रीक और खरोष्टी लिपि में किंवदंतियां देखने को मिलती हैं। कुषाण काल के दौरान अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विकास हुआ था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। कुषाण काल के बारे में, कुषाण काल के बारे में दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए कथन और कारण। गुप्त शासक कमजोर केंद्रीय नियंत्रण, बाह्य आक्रमणों के कारण साम्राज्य के विघटन को रोकने में असमर्थ रहे। गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था स्थानीय सामंतों पर अत्यधिक निर्भर थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। गुप्त शासक की अगर हम बात करें, जैसे मौर्य शासन की बात करें तो वह एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। ठीक है, और मतलब केंद्रीय स्तर पर जो शक्तियां थी बहुत ज्यादा मजबूत थी। जैसे अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो मान लीजिए अगर दिल्ली में, ठीक है, अगर केंद्रीय स्तर पर जो एक ही पार्टी की अगर सरकार है तो वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी, और अगर फुल मेजोरिटी में है तो उसकी शक्तियां और बढ़ जाएंगी। ठीक है, जैसे 2014 के बाद अगर हम बात करें बीजेपी की, ठीक, या 2019 के बाद बीजेपी की बात करें, ठीक है, तो वो जो है केंद्रीय स्तर पे उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वही जो बहुत सी पार्टियों से मिल करके वो एक राज्य या कह सकते हैं कि अगर सरकार बनाती है तो वहां पे सभी राज्यों का हस्तक्षेप रहेगा, सभी जो पार्टियां हैं उनका हस्तक्षेप रहेगा। इससे कोई भी योजना की इम्प्लीमेंटेशन हो गया या फिर नई योजना का निर्माण हो गया, इसमें क्या होगा, इसमें जो है विरोधाभास देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी पार्टियां अपने अपने हक की बात करेंगी, तो इससे क्या होगा, इससे केंद्रीय स्तर पर जो शक्ति है कमजोर होगी। ऐसा ही गुप्त शासन में देखने को मिलता है। गुप्त शासक जो है केंद्रीय स्तर पर इनका नियंत्रण बहुत कमजोर था, क्योंकि यह छोटे छोटे जो रजवाड़े थे, छोटे छोटे जो जमींदार थे, इनसे मिल करके बनती थी। और इस समय गुप्त शासन के समय बहुत ज्यादा जो भूमि अनुदान है वो दिया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर या कह सकते हैं कि जो छोटे जमींदार रजवाड़े हुआ करते थे इनका वर्चस्व अधिक हुआ। ठीक है, तो यह भी जो है वर्चस्वशाली हुए, इससे भी केंद्रीय स्तर पर शक्ति कमजोर हुई। तो जैसे मौर्य शासक जो केंद्रीय शासक था, ठीक है, मौर्य की अगर हम बात करें तो वह केंद्रीय शासक बहुत ज्यादा मजबूत था, लेकिन गुप्त शासन कमजोर था, जिससे केंद्रीय नियंत्रण बाह्य आक्रमण के कारण साम्राज्यवादी विघटन को रोकने में असमर्थ हो गई। बात बिल्कुल ठीक है। और गुप्त साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था वह स्थानीय सामंतों पर ज्यादा निर्भर थी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। दोनों विकल्प सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित मंदिरों को उनके निर्माण के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कुछ प्राचीन काल के मंदिर हैं और इनका निर्माण किस काल में किया गया था उससे आपको सम्मिलित करना है। देवगढ़ जो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है, ललितपुर जिले में, दशावतार मंदिर, इसका निर्माण कब किया गया था, इसका जो निर्माण है गुप्त काल में हुआ था, इसका निर्माण हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था और यह जो है 6वीं सदी में, 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है, इसकी अगर हम बात करें, एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण किया गया था, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था यह 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किया गया था 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था और इसका निर्माण जो है राजराज, चोल शासक राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। सूर्य मंदिर कोणार्क, इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण जो है पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था, 13वीं शताब्दी में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 13वीं शताब्दी में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल में इसका निर्माण किया गया था 6वीं शताब्दी में। कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में इस कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। सूर्य मंदिर का निर्माण जो कि कोणार्क में स्थित है, इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है, इसका निर्माण कराया था राजराज फर्स्ट ने, जो कि चोल शासक थे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1 2 4 3 बी, 1 2 4 3 बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सुश्रुत संहिता की रचना किसने की थी, सुश्रुत ने।
स्वप्नवास वदता यह भास की रचना है। मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाखदत्त ने की थी और सौंदरानंद की रचना अश्वघोष ने की थी। इसका जो सही आंसर है 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा से दुख की उत्पत्ति होती है और अष्टांगिक मार्ग का पालन कर इसका निराकरण किया जा सकता है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ है चेतना का अंत और पूर्ण विनाश। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत क्या है? देखिए, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाना, अर्थात वैकुंठ धाम को चले जाना। ठीक है, और यह माना जाता है कि चेतना का अंत नहीं होता है बल्कि यह दुख के बिना एक शांतिपूर्ण और खुशहाल स्थिति है। ठीक है, जो चेतना की अवस्था को इंडिकेट करता है। ठीक, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित सैन्य अभियान, इसके जो है इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों को। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय कब किया था? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसके द्वारा सबसे पहले गुजरात विजय किया गया था 1299 ईस्वी में, 1299 में। रणथंबोर विजय इसने किया था 1303 ईस्वी में, 1303 नहीं 1301 ईस्वी में किया था। चित्तौड़ विजय 1303 में किया था। और जो वारंगल अभियान है यह जो किया गया था 1309 में किया गया था। ठीक है, 1309 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने राजस्व संग्रह में सुधार के लिए गंगा और यमुना नदियों के बीच दोआब क्षेत्र पर प्रत्यक्ष राज्य नियंत्रण व्यवस्था की शुरुआत की। यह योजना सुनियोजित सिंचाई सुविधाओं और किसानों के लिए निर्धारित निम्न दरों के कारण सफल हुई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है। पहला सही है, दूसरा पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, यह जो योजना है अनेक कारणों से पूर्ण रूप से विफल रही थी। जैसे राजस्व दरें अवास्तविक रूप से अत्यधिक थी, आधिकारिक भ्रष्टाचार मतलब अधिकारियों में भ्रष्टाचार बहुत अधिक व्यापक स्तर पे उपलब्ध मतलब विद्यमान था, और क्षेत्र के समक्ष गंभीर जो अकाल की चुनौतियां थी उस कारण यह जो व्यवस्था थी वह पूर्ण रूप से विफल हो गई थी, न कि सफल हुई थी। किसानों ने अपनी भूमि का त्याग कर दिया और समृद्धि के बजाय इस क्षेत्र में बृहद स्तर पर कष्टदायक स्थिति देखने को मिली थी। ठीक है, तो पहला तो आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नहरों का निर्माण कराया गया था गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र के बीच में, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बदले में या कह सकते हैं कि इसके परिणामस्वरूप सिंचाई सुविधाओं और किसानों के लिए निर्धारित निम्न दरों के कारण यह सफल हुआ था योजना, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। साथियों, जिन लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो कमेंट बॉक्स में या कैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी कम मतलब बहुत ही कम प्राइस पे जो भी इंस्टीट्यूट हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट है जो यूपीपीसीएस के लिए डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेट तैयार करते हैं, बनाते हैं, उनके टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल जाएंगे। ऑलरेडी बहुत से लोग ज्वाइन कर चुके हैं और अब तक उसमें लगभग जो है 100 से अधिक टेस्ट सीरीज करेंट अफेयर अपडेटेड प्रोवाइड कराए दिए जा चुके हैं विभिन्न पब्लिकेशन के, वो कर भी रहे हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जो वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते वहाँ पर वो जो है यहाँ पर टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में अमरम पद निम्नलिखित में से किसे संबंधित करता है, किसे संबोधित करता है? अमरम का मतलब क्या होता है? नायकों को प्रदत्त सैन्य भूमि आवंटन का एक रूप है जिसे अमरम कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अमरम प्रणाली जो है यह विजयनगर साम्राज्य में नायनकारी प्रणाली का हिस्सा था, जिसके तहत राजा के लिए सैनिकों की एक निर्धारित संख्या बनाए रखने के बदले में सैन्य प्रमुखों जो नायक कहा जाता, सैन्य प्रमुखों को नायक कहा जाता था, इनको भूमि अनुदान दी जाती थी और इस भूमि को कहा जाता था अमरम। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण अलबिरूनी कहिए या फिर अलबरूनी कहिए, दोनों एक ही है। ठीक है, अलबरूनी द्वारा भारत में नहीं किया गया था। कौन सा विवरण भारत के संदर्भ में अलबरूनी ने नहीं दिया था, यह बताना है। भारतीयों का विश्वास था कि उनके सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाएं अन्य सभी से श्रेष्ठ हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जाति व्यवस्था के कारण समाज में अस्थायी विभाजन और प्रतिबंध स्थापित हुआ था, ये बात भी सही है। इसका उल्लेख जो है अलबरूनी ने अपने विवरण में किया है। गणित और खगोल विज्ञान में भारतीय रुचि इस्लामी दुनिया की तुलना में बहुत कम थी, क्या ये सही है? भारतीयों में ऐतिहासिक लेखन का अभाव था, लेकिन दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों में उत्कृष्टता देखने को मिलती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो सी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, उस समय अगर हम बात करें जिस समय अलबरूनी भारत आया था, अलबरूनी भारत कब आया था?
अल-बरूनी की अगर हम बात करें तो यह महमूद गजनवी जो है उसके साथ भारत में आया था और इसने भारत के बारे में विस्तृत व्याख्या की है। ठीक है, भारत के बारे में इसने विस्तृत व्याख्या की है। इसके द्वारा किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद नामक एक किताब की रचना की गई थी और इसी में इसने भारत के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। ठीक है, और उस समय अगर हम बात करें तो भारत में गणित, खगोल विज्ञान, इसमें जो है भारतीयों की रुचि बहुत अधिक थी और भारत की जो गणित और खगोल शास्त्र की जानकारी है वह इस्लामिक दुनिया से कहीं बहुत अधिक थी, न कि कम थी। ठीक है, तो सी इसका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण अकबर के शासनकाल के दौरान नहीं किया गया था? बुलंद दरवाजा, पंचमहल, हुमायूं का मकबरा या फिर आगरा की मोती मस्जिद। किसका निर्माण अकबर के समय में नहीं किया गया था? इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। पंचमहल, हुमायूं का मकबरा, यह तीनों जो है अकबर के समय में स्थापित की गई थी या फिर इनका निर्माण कराया गया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कब कराया था? 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में कराया था। ठीक, कहाँ पे कराया था? फतेहपुर सीकरी ईस्वी में। ठीक है, पंचमहल का निर्माण भी इसने फतेहपुर सीकरी में कराया था और उसके साथ साथ पंच मंजिला जो संरचना है इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था। ठीक है, हुमायूं के मकबरे की अगर हम बात करें तो हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था, लेकिन इसका जो निर्माण कराया गया था वो अकबर के समय में ही कराया गया था। ठीक है, तो इसका निर्माण भी अकबर के समय में हुआ था। लेकिन आगरा का जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण अकबर ने नहीं कराया था, इसका निर्माण कराया गया था शाहजहां द्वारा और इसे शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान कराया। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी ने परंपरागत जागीरदारी प्रणाली के स्थान पर चौथ और सरदेशमुखी नामक एक अधिक केंद्रीकृत भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक मराठा राज्य एक संघात्मक ढांचे के रूप में विकसित हो चुका था, जहां क्षेत्रीय प्रमुखों मराठा छत्रपति को नाममात्र की मान्यता देते हुए स्वायत्त रूप से शासन किया करते थे। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। पहला जो है गलत है। चौथ की अगर हम बात करें, चौथ 25% होता था। ठीक है, और जो सरदेशमुखी है यह 10% होता था। ठीक है, 10% होता था। और इसकी अगर हम बात करें, यह जो कर लगाए जाते थे शिवाजी के केंद्रीकृत भूमि राजस्व प्रशासन का हिस्सा नहीं था, बल्कि विजित अथवा पड़ोसी क्षेत्रों विशेष रूप से मराठा नियंत्रण के बाहर पर अधिरोपित एक प्रकार का कर था, जिसमें सरदेशमुखी की अगर हम बात करें तो यह शिवाजी लगाते थे अन्य मराठा सरदारों पर। क्यों लगाते थे? जो उनको सुरक्षा देने के उद्देश्य से, और उसके साथ साथ मराठा सरदारों में शिवाजी का जो स्तर था वह अन्य सरदारों की तुलना में उच्च था, तो उस परिप्रेक्ष्य में जो है सरदेशमुखी कर लगाया जाता था और यह कितना लगता था? 10% लगता था। और जो चौथ है यह पराजित जो राज्य हुआ करते थे इन पर लगाया जाता था चौथ, और यह 25% होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। कुछ कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी उसे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, 1885 कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है बॉम्बे में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी WC बनर्जी द्वारा की गई थी। ठीक है, जोमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। 1887 इसकी अध्यक्षता जो है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मद्रास में। 1906 कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसका अध्यक्षता जो किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। 1917 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और एनी बेसेंट पहली महिला बनती है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। कब? 1917 में। बाकी अगर पूछ ले प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो वो सरोजनी नायडू है और इनके द्वारा 1925 में किया गया था। सरोजनी नायडू द्वारा कहाँ पे? कानपुर में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रथम महिला एनी बेसेंट है और प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू है। इसका जो सही आंसर अगर हम देखें तो वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की वैचारिक मान्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा साम्यवाद को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? साम्यवाद को सर्वोत्तम रूप से कौन दर्शाता है? न्याय और अनुशासन को समाहित करता हुआ समाजवाद और फासीवाद का एक समन्वय। यह सुभाष चंद्र बोस की जो वैचारिक मान्यता है उसको सर्वोत्तम रूप से क्या करता है? संदर्भित करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के वर्धा अधिवेशन में पारित किया गया, शुरू करने की अनुमति दी गई। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की अनुमति दी गई और गांधी जी को एक अहिंसक जन आंदोलन शुरू करने की अनुमति दी गई थी।
इस प्रस्ताव में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई और स्वतंत्र भारत को फासीवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है। देखिए, कांग्रेस समिति 1942 में वर्धा में इसकी बैठक की गई थी और यहाँ पे प्रस्ताव को अपनाया तो गया था, लेकिन 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में जो ग्वालियर टैंक है वहां पर आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में औपचारिक रूप से इसकी स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, सहमति दी गई थी, न कि वर्धा में दी गई थी। तो पहला सही गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। इसका सही आंसर है बी। निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की थी? महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले, रघुनाथ राव, गोपाल हरि देशमुख। महादेव गोविंद रानाडे, रघुनाथ राव, या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर और रघुनाथ कर्वे। कौन सा विकल्प इसका सही है? 1887 में भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव, इन्होंने मिलकर के 1887 में भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की थी। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ गवर्नर जनरल दिए गए हैं और उनके समय में जो प्रमुख कार्य किए गए थे उससे आपको सम्मिलित करना है। लोअर बर्मा का विलय किया गया था 1852 में। इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? डलहौजी था, आप लोगों को पता ही है। ठगी का दमन किया गया था विलियम बेटिक के समय में। ठगी प्रथा का जो अंत है विलियम बेटिक के समय में किया गया था, ये बात भी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद है आपका भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है मियो के समय में की गई थी और नेपाल के साथ सुगौली की संधि की गई थी। कब की गई थी? 1816 ईस्वी में, और उस समय भारत का जो वायसराय है हेस्टिंग था। ठीक है, तो चारों विकल्प आपके सही हैं। इसका जो सही आंसर है 1 2 3 4 1 2 3 4 ए हो जाएगा, ऑप्शन है। ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? उन्होंने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस सुधार को न्यायोचित ठहराने के लिए वैदिक शास्त्रों का संदर्भ दिया। उन्होंने हिंदू विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के रूप में उन्होंने गैर ब्राह्मणों को वहां अध्ययन करने की अनुमति दी और पाठ्यक्रम में पश्चिमी विचारों को शामिल किया। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। दूसरा गलत क्या है, क्यों है? देखिए, विधवा पुनर्विवाह संघ की जो स्थापना है वह ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा नहीं की गई थी। विधवा पुनर्विवाह की स्थापना 1850 ईस्वी में, विधवा पुनर्विवाह संघ का स्थापना 1850 ईस्वी में किया गया था और इसका जो स्थापना है विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था। ठीक है, विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा इसका स्थापना किया गया था। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। स्थापना भी याद रखिएगा, 1850 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ समाचार पत्र हैं और उसके संपादक संस्थापक है, उसे सम्मिलित करना है। संवाद कौमुदी की स्थापना, यह जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन है राजा राम मोहन राय ने किया था। कब से? 1821 में सबसे पहले किया था। ठीक है, हिंदू पैट्रियार्ट हरिश्चंद्र मुखर्जी, हिंदू पैट्रियार्ट जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी की है। ठीक है, और 1850-60 के दशक में मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी, या कह सकते हैं कि जन चेतना उत्पन्न करने वाली एक समाचार पत्र है, जर्नल। ठीक है, द इंडिपेंडेंट, इसका प्रकाशन मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने किया था। और जो आपका द हितवाद है इसका प्रकाशन किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कब किया गया था? 1911 में। समय भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3142, ऑप्शन डी 3142। ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह को शुरू करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। सामान्य सेवा भारतीय अधिनियम 1856 ने विदेशी सेवा को अनिवार्य करके हिंदू सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा?
छूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है और वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही और आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे पहले क्रांति किसने की थी? सिपाहियों ने ही तो की थी। वो भी सबसे पहले मेरठ, बैरकपुर, छावनी में मंगल पांडे ने किया था, जिसके बाद यह व्यापक स्तर पर उत्पन्न हुआ था। और इसके पीछे जो रीजन था, रीजन तो वैसे बहुत आर्थिक हो गए, राजनीतिक हो गए, सामाजिक हो गए, बहुत सी रीजन थे। ठीक है, लेकिन एक रीजन के रूप में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम था। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम क्या था? उस समय जिस समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, ठीक है, 1855-56 के समय में जो भारतीय हिंदू थे उनके द्वारा समुद्र पार यात्रा करना पाप समझा जाता था। समुद्र पार यात्रा करना पाप समझा जाता था। और अगर कोई भी व्यक्ति हिंदू है और वह समुद्र पार यात्रा करता था तो उसे जो है उसके धर्म से, उसकी जाति से उसे निष्कासित कर दिया जाता था। उसी समय अंग्रेजों ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि सभी हिंदू सिपाहियों को समय पड़ने पर समुद्र पार सेवा देना बाध्य कर दिया गया इनके लिए। ठीक है, तो ये भी जो है हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया और ऐसा इन्हें प्रतीत हुआ कि अंग्रेज जो है इनकी धार्मिक भावनाओं को समाप्त करने के लिए ही यह कानून पारित किए हैं। ठीक है, जिस कारण यह आंदोलन, बाकी चर्बी वाले कारतूस, ये भी एक रीजन था। उसके साथ साथ योग्यता होने के बावजूद भी जो आपके हिंदू सिपाही थे, सॉरी हिंदू कहते हैं, मतलब भारतीय जो सिपाही थे, उन्हें सूबेदार से ऊपर का पद नहीं दिया जाता था। ठीक है, उसके साथ साथ उनके साथ नस्लीय भेदभाव किए जाते थे। खाने की जो चीजें हैं वह अंग्रेज सिपाहियों को बहुत ही बेहतर खाने पर उनके ध्यान दिया जाता था, जबकि जो भारतीय सिपाही थे उनके खान पान से संबंधित भी भेदभाव किए जाते थे। तो बहुत से रीजन थे, लेकिन एक रीजन उसमें ये भी था। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा और आर की इसमें सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ही सही है। निम्नलिखित में से किसने गुप्त क्रांतिकारी समाज अंजुमन ए मोहिसबाने वतन का स्थापना किया था? किसके द्वारा किया गया था? इसका स्थापना किया गया था अजीत सिंह द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अजीत सिंह ने इसका स्थापना किया था। और अजीत सिंह कौन थे? अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे और इन्हीं के द्वारा अंजुमन ए मोहिसबाने वतन का स्थापना किया गया। ठीक है, जिसे सोसाइटी ऑफ लवर्स ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं था? कर्नाटक, बॉम्बे शहर, बरार या फिर मध्य प्रांत? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बॉम्बे शहर जो है या बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के अंतर्गत नहीं आता था, बल्कि यह जो है एनी बेसेंट के लीग के अंतर्गत आता था। बाकी कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत या तीनों बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग आंदोलन के अंतर्गत आते थे। ठीक है, स्थापना इसका कब किया गया था? होम रूल लीग आंदोलन का 1916 में किया गया था, याद रखिएगा। और जो बाल गंगाधर तिलक के अंतर्गत आते थे उसमें से कुछ क्षेत्र थे, जबकि व्यापक स्तर पे जो आपके एनी बेसेंट है इनका विस्तार था। ठीक है, होम रूलिंग, इनके होम रूलिंग आंदोलन का विस्तार जो है व्यापक स्तर पे था। ठीक, और बॉम्बे शहर जो है यह एनी बेसेंट के होम रूल लीग के अंतर्गत आता था, जबकि कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के अंतर्गत आता था। स्थापना कब किया गया था? 1916 में, ये भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान नहीं घटित हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, सैडलर शिक्षा आयोग की नियुक्ति, साइमन कमीशन का गठन, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ? कौन इसमें से लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में नहीं घटित हुई थी, या फिर कौन सी घटना इनके कार्यकाल की नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन इसके समय नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के समय में हुआ था, जो जलियांवाला नरसंहार हुआ था 1919 ईस्वी में। सैडलर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1917 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, और साइमन कमीशन आता है 1928 में भारत आया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। तो इसमें से जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, सैडलर शिक्षा आयोग हो गया, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हो गया, सभी जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। ठीक, उसके साथ साथ जो होम रूल लीग आंदोलन का गठन हुआ था ये भी इसी के समय में हुआ था। ठीक है, उसके साथ साथ आपका रॉलेट एक्ट इसी के समय में पारित हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसी के समय में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, सैडलर आयोग की नियुक्ति 1917 में, ये सभी जो घटनाएं हैं इसी के समय में घटित हुई थी। ठीक है, और इसी के समय में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक्सला सैंपेल की संधि, पेरिस की संधि, मद्रास और यानडबू की संधि। इन सभी को आपको कालक्रम से लगाना है, इन सभी को कालक्रम से लगाना है। एक्सला चैंपल या एक्सला सैंपेल की संधि कब हुई थी? यह संधि हुई थी 1748 में। 1748 में।
जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर एक्स्ट्रा सैंपल की संधि की गई थी। पेरिस की संधि की अगर हम बात करें, पेरिस की संधि तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस की संधि की गई थी 1763 में, 1763 में। मद्रास की संधि जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि की गई थी 1769 ईस्वी में। और यान्डबू की संधि कब हुई थी? यान्डबू की संधि की अगर हम बात करें तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ था उसके बाद यान्डबू की संधि की गई थी, और यह कब हुआ था? 1826 में, 1826 में। तो इसका कालक्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 2 3 4 1। ठीक है, देखिए कौन सी संधि किस युद्ध के बाद हुई थी, कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत में लैटराइट मृदा के बारे में देखिए, यह लोहे और एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है और इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह अत्यधिक उपजाऊ होती है और गहन कृषि के लिए उपयुक्त होती है। यह आमतौर पर उच्च वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, यह उपजाऊ बिल्कुल नहीं होती है और कृषि कार्य इसमें बहुत ही कम, मतलब मोटे अनाजों की कृषि थोड़ी बहुत मात्रा में होती है, वैसे ज़्यादा कृषि के लिए ये उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, बाकी इसमें लोहा और एल्यूमिनियम के छोटे छोटे टुकड़े कण वगैरह पाए जाते हैं, इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है, और यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा के बाद जो है ऊपर की जो उर्वर मृदा होती है वो बह करके कहीं और डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, और जो छोटे छोटे उसमें मेटल वगैरह पाए जाते हैं, लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं, ये ऊपर आ जाते हैं। उसके साथ साथ उच्च तापमान भी देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। लैटराइट मृदा के बारे में ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। शुष्क पर्णपाती वनों को प्रायः कृषि एवं चराई के लिए साफ किया जाता है। यह वन 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनका कैनोपी कवर वर्ष भर घना रहता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसमें अगर हम बात करें तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। यह शुष्क पर्णपाती वनों को प्रायः कृषि एवं चराई के लिए साफ किया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और देखिए अगर हम बात करें जो पर्णपाती वन है, पर्णपाती वनों को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है आपका शुष्क पर्णपाती वन और एक है आपका आर्द्र पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वनों में जो वर्षा की मात्रा है वह 100 सेंटीमीटर से कम होता है और आर्द्र पर्णपाती वनों में वर्षा की मात्रा 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है और इसका जो कैनोपी कवर है यह वर्ष भर नहीं रहता है। अगर शुष्क पर्णपाती वन है तो एक समय के बाद जो वृक्ष हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो इसका कैनोपी कवर वर्ष भर कैसे बना रहेगा? ठीक है, यहाँ भी आपको विरोधाभास, अगर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में अगर आपको आप नहीं समझ में आ रहा है तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसका कैनोपी कवर वर्ष भर कैसे बना रहेगा अगर यह शुष्क पर्णपाती वन है तो। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहला तो सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन सी। दक्षिण भारतीय नदियों और उनकी सहायक नदियों के निम्नलिखित उमों में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी है मंजीरा, कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, कावेरी की तुंगभद्रा, पेन्नार की चित्रावती। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कावेरी की सहायक नदी तुंगभद्रा नहीं है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा जो सहायक नदी है वो आपकी गोदावरी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। ठीक है, और कावेरी की सहायक नदियां जो है कामनी, हेमावती, भवानी, अमरावती, ये सभी जो हैं किसकी सहायक नदी है? ये सभी कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, एक सेकेंड, तुंगभद्रा की अगर हम बात करें, गोदावरी नहीं, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा। बाकी कावेरी की सहायक नदियों में कामनी, हेमावती, भवानी, सिनसा, अमरावती, ये सभी आपकी कावेरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की मंजीरा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के मानक मध्याह्न रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह व्यासी हाफ पूर्वी देशांतर जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरता है भारत की मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इस देशांतर रेखा को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह भारत के भौगोलिक केंद्र से होकर के गुजरता है। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों है? देखिए भारत का जो मध्याह्न रेखा है वह इस 82 हाफ को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह पूरे देश में समय के अंतराल को न्यूनतम करता है। ठीक है, और इसका जो देशांतरी विस्तार है बहुत व्यापक है भारत का, और ये विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में देखने को मिलता है। जैसे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो टाइम है इसमें 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 7 बजे सूर्योदय होता है
तो गुजरात में जो सूर्योदय है वो 9 बजे होगा। ठीक है, 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सेला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में सेला, रोहतास है हिमाचल प्रदेश में, खारदुंगला है लद्दाख में, नाथुला है सिक्किम में। सही आंसर ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। भारत में शीत ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। कोरोमंडल तट को शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनों के कारण पर्याप्त वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में हल्की वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, जो गेहूं और जौ, सरसों आदि रबी की जो फसलें हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाए। देखिए यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाली है कि जो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे जो वर्षा होता है यह उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवन है, उत्तर पूर्वी जो मानसून है उससे वर्षा प्राप्त होता है। और जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है जैसे आपका गुजरात कह रहे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे जो वर्षा प्राप्त होता है रवि अर्थात जाड़े में वह पश्चिमी विक्षोभ से होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल जो है यह मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती है? जारवा, ओंग, शैम्पेन या फिर गरासिया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गरासिया। गरासिया जनजातियों की अगर हम बात करें यह मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात की जनजाति है। ठीक है, बाकी ओंगे हो गया, जॉर्वे और शोम्पेन यह तीनों जनजातियां अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिनी ओर से मिलने वाली उसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी, मानस, कोपिली और धनसिरी। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर जो है सुबनसिरी और मानस, यह दोनों ब्रह्मपुत्र की दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र की दाहिनी ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उसके अंतर्गत लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, जिया भरेली, मानस, तोरसा, संकोच और तीस्ता, ये सभी जो दाहिनी ओर से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और बाईं ओर से मिलने वाली जो इसकी सहायक नदियां हैं बूढ़ी, दिहांग, देसांग, दीखो, धनसिरी, कोपिली, ये सभी बाईं तरफ से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला जो आपका तिब्बत के चोमायुंग डुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो सही आंसर। और इसकी अगर हम बात करें इसकी कुल लंबाई अगर पूछ ले तो याद रखिएगा आपका 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसमें भी अगर ये पूछ ले कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है तो वो आपका 916 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। ठीक, और दाएं तरफ से इसकी सहायक नदियां जो है सुबनसिरी और मानस है, बाएं तरफ की कोपिली, धनसिरी हो गई। ठीक है, बूढ़ी, दिबांग, दिसांग और आपकी दीखो, ये सभी बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए जो भी क्वेश्चन है उनको कोशिश यही किया जा रहा है कि अच्छे से डिटेल में डिस्कशन उसका किया जाए, एक्सप्लेनिंग किया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार का जो कन्फ्यूजन है वो ना रहे। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि प्रैक्टिस सेट्स जो आपका वीडियो है इसे अपलोड करने में या फिर थोड़ा लेट हो जाए, या फिर से कह सकते हैं कि इसमें अधिक लंबा यह वीडियो बन सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे प्रॉपर अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा, जिससे कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी या किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैल्डेरा का या जो कॉल्डेरा है उसका सर्वोत्तम उल्लेख करता है? यह एक छोटा कटोरे का आकार का गड्ढा जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सामग्री के विस्फोटक निष्कासन से बनता है। एक बड़ी घाटीनुमा अवनत क्षेत्र जो किसी विशाल विस्फोट के बाद ज्वालामुखी के खाली हो चुके मैग्मा कक्ष में धस जाने से बनता है। एक खड़ी ढलान वाली शंक्वाकार पहाड़ी जो ज्वालामुखी वेट के चारों ओर ज्वालामुखी अपशिष्ट के जमाव से बनता है। एक गुंबद के आकार का उभार जो ज्वालामुखी से गाढ़े लावा के धीरे धीरे बाहर निकलने से बनता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आप कूट कह रहे हैं, बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ज्वालामुखी उद्गार की अगर हम बात करें जी, मान लीजिए आपका ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। ठीक है, जब तक ये सक्रिय रहता है यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है, और जब ज्वालामुखी उद्गार जो मैग्मा होता है पदार्थ खत्म हो जाता है तो ये जो आपका क्षेत्र है
ये जो क्षेत्र है ये तो समाप्त हो जाएगा, मैग्मा निकल जाएगा। ये जो ज्वालामुखी जहाँ से निकलता था ये क्षेत्र और धंस जाता है, ये और धंस जाएगा, ठीक है, ये और धंस जाएगा और इसमें वर्षा का जल भर जाता है जिससे एक झील का निर्माण होता है और यही जो क्षेत्र है इसी को कॉल्डेरा कहा जाता है, ठीक है, कॉल्डेरा। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। कुछ बांध दिए गए और नदी दी गई है। पंचेत बांध का निर्माण, पंचेत बांध का जो निर्माण है दामोदर नदी पर किया गया है। कहाँ पे? झारखंड में। गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पे है? गांधी सागर बांध का निर्माण जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है, चंबल नदी पर। बाण सागर बांध का निर्माण, बाण सागर या बाण सागर बांध के निर्माण की हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है और इसका निर्माण जो है सोन नदी पर किया गया है। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर है और यह जो है तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2 3 4 1 ऑप्शन है, 2 3 4 1 ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की चाय उत्पादन की जो मात्रा है घटते क्रम में आपको लगाना है, ठीक है, और ये नवीनतम डेटा के अकॉर्डिंग है। तो वर्ल्ड स्तर पे अगर हम देखें, वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें तो चाय का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो चाइना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका भारत है, ठीक, दूसरे नंबर पे भारत है। तो उसमें जो है आपका एक सेकेंड, चाय के उत्पादन की मात्रा के घटते क्रम को लगाना है। अभी देखिए ये डेटा चेंज हो चुका है, ठीक है, डेटा चेंज हो चुका है और अभी वर्तमान परिदृश्य अगर हम देखें 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह भारत हो चुका है और चीन जो है अब तीसरे नंबर पे आ चुका है, केन्या दूसरे नंबर पे आ चुका है, ठीक है। भारत में कपास की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कपास के इष्टतम विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिन होने आवश्यक है। दक्कन पठार की काली मृदा कपास की कृषि के लिए आदर्श है। नरमा से तात्पर्य उत्तर पश्चिम भारत में उगाई जाने वाली लॉन्ग स्टेपल वाली अमेरिकी कपास से है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। कुछ अनुसंधान संस्थान दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति कहाँ पे उसे आपको सुमित करना है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 1 3 2, ऑप्शन बी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर के गुजरती है, ये आपको बताना है। भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है कोड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। ब्राजील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी या फिर केन्या, किन देशों से होकर गुजरती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 2 5, ब्राजील, केन्या और आपका जो इंडोनेशिया है यहाँ से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा टोटल कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है। और 13 देश कौन कौन से हैं? इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, गैबोन, युगांडा, सोमालिया, साओ टोम, प्रिंसिप, किरिबाती, मालदीव और इंडोनेशिया। इन देशों से होकर के जो आपकी भूमध्य रेखा वो गुजरती है, ठीक है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को पृथ्वी समांतर सूर्य के सबसे निकट अर्थात उपसौर की स्थिति में होता है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है 4 जनवरी को, 4 जनवरी। उपसौर, जब सूर्य, उपसौर किसे कहा जाता है? उपसौर जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है उसे हम उपसौर कहते हैं और जब सूर्य पृथ्वी के अधिक दूरी पर होता है उसको हम अपसौर कहते हैं। उपसौर होता है 4 जनवरी को और अपसौर होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। और इसी प्रकार उपभू और अपभू होता है। उपभू जब सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तब उसको उपभू कहा जाता है और जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तब उसको कहते हैं उपभू और जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम होती है तब उसको कहते हैं अपभू, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो उपभू, अपभू, उपसौर और अपसौर याद रखेगा। मोजावे रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मोजावे रेगिस्तान जो है या अमेरिका में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में यह स्थित है, ठीक है, ऑप्शन बी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मॉक्विस, मॉक्विस की अगर हम बात करें, मॉक्विस ये पारिस्थितिक क्षेत्र है फ्रांस में। लानोज या घास का मैदान कहाँ पे है? या आपके वेनेजुएला में है। और क्वागन जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है या क्षेत्र है या ऑस्ट्रेलिया में है और पेंटानल है ब्राजील में। इसका सही आंसर 2 1 3 4 बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन एक स्थलरुद्ध देश नहीं है? लाओस, बोलीविया, पराग्वे या फिर लाइबेरिया। कौन सा विकल्प इसका सही है? कौन इसमें से लैंडलॉक कंट्री नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लाइबेरिया। लाओस की अगर हम बात करें, लाओस यह दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक अर्थात स्थलरुद्ध देश है। पराग्वे और बोलीविया यह दोनों दक्षिण अमेरिका के लैंडलॉक कंट्री हैं। लाइबेरिया इसकी सीमा जो है समुद्र से लगती है, और किससे लगती है? अटलांटिक महासागर से। तो सही आंसर डी हो जाएगा। कार्लसबर्ग रिज या कार्लसबर्ग कटक निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? कार्लसबर्ग कटक है आपके अरब सागर में। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? डार्डेनल जलड मरुमद या डार्डेनल जलसंध यह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। बाब अल मालडेव जलसंध यह फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। डार्डेनल जलसंधि की अगर हम बात करें तो यह मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है, ठीक है। एजियन सागर से जोड़ता है। और बाब अल मालडेव की अगर हम बात करें तो यह अदन की खाड़ी, लाल सागर जो है इसको अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। बाब अल मालडेव, ठीक है, अरब सागर से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? अरब सागर से जोड़ेगा लाल सागर को, लाल सागर को, और आपका जो अदन की खाड़ी है उसको, ठीक है, अदन की खाड़ी को। बाकी जो ये विभिन्न जो भौगोलिक स्थितियां उसकी अगर हम बात करें, इसका क्रम पूछ लेता है। तो जैसे अगर आप आते हैं उत्तर से दक्षिण तो सबसे पहले पड़ेगा आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बाद स्वेज नहर, फिर लाल सागर, बाब अल मालडेव, फिर अदन की खाड़ी, फिर अरब सागर। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर यूरोप की बात करें, यूरोप में काला सागर के बाद आ जाएगा आपका वास्फोरस जलड मरुमद, उसके बाद मरमरा सागर, फिर डार्डेनल जलसंधि, फिर एजियन सागर, ठीक है। तो ये इनका क्रम है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन के बारे में जो क्षेत्र दिया गया वो सुमिलित नहीं है? मिस्ट्रल फ्रांस में चलता है, लेवेस मिस्र में, बोरा चलता है क्रोएशिया में, और बुरान चलता है रूस में। कौन सा विकल्प इसमें से, कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लेवेस। लेवेस की अगर हम बात करें, मिस्र नहीं बल्कि स्पेन में चलता है, ठीक है, स्पेन में चलता है। मिस्र में क्या चलता है? मिस्र में चलता है खमशीन, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सिंगरेनी कहाँ पे है? सिंगरेनी जो कोयला लिग्नाइट, मुख्य रूप से लिग्नाइट कोयले का क्षेत्र जो सिंगरेनी है तेलंगाना में है। उमरिया कहाँ पे है? उमरिया जो है आपके मध्य प्रदेश में है। नेवेली तमिलनाडु में है। तालचेर उड़ीसा में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह देश सही सम्मिलित नहीं है? बुशान है दक्षिण कोरिया में, एंटवर्प है नीदरलैंड में, जेबेल अली है संयुक्त अरब अमीरात में, और वालपरासो है चिली में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। एंटवर्प कहाँ पे है? एंटवर्प की अगर हम बात करें तो यह नीदरलैंड नहीं बल्कि बेल्जियम में स्थित है। तो सही आंसर भी हो जाएगा। स्वेज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1869 में खोली गई थी स्वेज नहर, जिसपे मिस्र का स्वामित्व है। यह भूमध्य सागर में पोर्ट सईद और लाल सागर में पोर्ट स्वेज को जोड़ता है। तो भूमध्य सागर की तरफ जो इसका मुहाना है उसको पोर्ट सईद कहा जाता है, और लाल सागर के पास जो इसका मुहाना है उसको पोर्ट स्वेज कहा जाता है। यह क्वेश्चन से एक बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता? उज्बेकिस्तान, रूस, अजरबैजान या फिर तुर्कमेनिस्तान। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। कैस्पियन सागर से अगर हम बात करें तो रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, इन सभी की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय गैसों का उनकी वायुमंडल में सांद्रता के अवरोही क्रम को सही रूप से सम्मिलित करता है? आपको बताना है। इसका देखिए सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग 78% पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, लगभग 20 दशमलव कुछ है, 21% मानकर चलिए। आर्गन की अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पे आ जाएगा जो 0.93% पाया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.03% पाया जाता है, ठीक है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को वॉन लेक, जो टर्की में वॉन लेक है, इसकी जो लवणता है उस कितनी पाई जाती है? टर्की के लेक वॉन झील की जो लवणता है, टर्की के लेक वॉन झील की जो लवणता है पाई जाती है 330 पर मोल, ठीक है, 330 पर मोल पाई जाती है, ठीक।
उसके बाद है आपका मृत सागर जो डेथ वैली है, यहाँ पे लवणता पाई जाती है 238 पर मोल। ग्रेट सॉल्ट लेक में 220 पर मोल और लाल सागर में 40 पर मोल पाया जाता है। ठीक है, इसको पर मोल कहा जाता है और 1% में 100 पर मोल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2, 3, 1, 4। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थल मंडल में भूपर्योर मेंटल का सबसे ऊपरी भाग शामिल होता है, जिसे दुर्बलता मंडल भी इसमें शामिल होता है। पृथ्वी का कोर 2900 किलोमीटर की गहराई से शुरू होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तो सही है, पहला गलत है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्थल मंडल की अगर हम बात करें, स्थल मंडल में भूपर्पटी और मेंटल का सबसे ऊपरी ठोस हिस्सा शामिल होता है, जो दुर्बलता मंडल है इसमें शामिल नहीं होता है। और दुर्बलता मंडल जो है मेंटल का आंतरिक भाग है, अर्थात निचला हिस्सा है, न कि ऊपरी हिस्सा। ठीक है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ओस को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ओस को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, भूमि के पास शीतल सतहों पर जल की बूंदों के रूप में संघनित नमी को ओस कहा जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? हेपेटाइटिस बी प्रोटोजोआ से होता है, डेंगू जीवाणु से, रेबीज वायरस से और टाइफाइड वायरस से। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रेबीज वायरस से होता है, रेबडो वायरस से। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक, बाकी विकल्प आपके गलत है। ठीक है, बाकी विकल्प जो है वो गलत हो जाएंगे। हेपेटाइटिस बी की अगर हम बात करें, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है और यह मुख्य रूप से दूषित जल के माध्यम से फैलता है, लेकिन संक्रमित रक्त यौन संपर्क या माँ से बच्चों में भी यह फैल सकता है। ये भी याद रखने वाली बात है। डेंगू की बात करें, डेंगू एक वायरल रोग है जो संक्रमित एंडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, जिसमें तीव्र बुखार, रक्तस्राव और प्लेटलेट्स की बहुत ही तेजी से इसमें कमी होती है। टाइफाइड की बात करें, यह एक जीवाणु से होने वाला रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है और यह मुख्य रूप से दूषित भोजन या फिर जल का सेवन करने से, मतलब जल पीने से होता है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर इसका सी हो जाएगा। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑस्टियोपोरोसिस सबसे अधिक किससे संबंधित होता है? ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित, मतलब जो ऑक्सीजेंटेड ब्लड जिसमें फ्लोथ होता है, वो आपको बताना है किसमें प्रवाहित होता है, वो आपका फुफ्फुस धमनी है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी फुफ्फुस धमनी। ठीक है, गुलियन वेरे सिंड्रोम जीबीएस, इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है? यह जो है एक स्वप्रतिरक्षी विकार है जो परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। यह आमतौर पर वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण जैसे कैपिलोबैक्टर जेजुनी और जिंका वायरस के बाद होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यह मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र है इस पर क्या करता है? इस पर प्रहार करता है, इस पर आघात करता है। ठीक है, और यह वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण जैसे कैपिलोबैक्टर जेजुनी और जिंका वायरस के बाद होता है। ठीक, तो सही आंसर डी हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र जो है वो HCHO होता है। ठीक है, ऑप्शन बी HCHO। कोलाइडी विलयन में विलेय कणों का आकार कितना होता है? कोलाइडी विलयन में विलेय कणों का जो आकार है वो कितना होता है? इनका आकार होता है 1 nm से लेकर के 100 nm तक। ऑप्शन बी 1 nm से लेकर के 100 nm तक इनका आकार होता है, अर्थात 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में इनका आकार होता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? पॉलीस्टीरीन, पीवीसी, टेफ्लॉन या फिर फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक, देखिए थर्मोप्लास्टिक रैखिक पॉलीमर होता है जिनकी श्रृंखलाओं के बीच में कमजोर वैन डेर वॉल्स बल होता है, जिससे उन्हें गर्म करने पर नरम करने, ढाले जाने और बार बार फिर से ढालने में सहायता मिलती है। जैसे पॉलीस्टाइरिन हो गया, पीवीसी, टेफ्लॉन और PMMA इसमें शामिल होता है। बाकी इसके विपरीत जो थर्मोसेटिंग बहुलक होते हैं या क्रॉस लिंक्ड सामग्री होते हैं जो पॉलीमराइजेशन के बाद जो अगलनशील है और अघुलनशील हो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और यह दोबारा गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका क्या आता है? जिसके अंतर्गत फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन आता है। ठीक, सही आंसर इसका हो जाएगा डी। ज्योति तीव्रता का यसाई मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का यसाई मात्रक होता है कैंडेला। ऑप्शन सी। सत्यम का वजन 60 किलोग्राम है और वह 1 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से शुभम की ओर जा रहा है, जिसका वजन 40 किलोग्राम है।
वह सत्यम की ओर 1.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा है। सत्यम का जो संवेग है वो कितना होगा ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 60 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है, किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। इसका सही आंसर क्या है, देखिए इसमें आपका मॉनिटर, प्रिंटर और प्लांटर या तीनों आउटपुट डिवाइस हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैश मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है किस लिए किया जाता है, किस उद्देश्य से किया जाता है आपको बताना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सीपीयू के लिए डेटा एक्सेस की गति बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग होता है, ऑप्शन सी। एक बाइट में कितने बीट होते हैं, एक बाइट में कितने बीट होते हैं, एक बाइट में 8 बीट होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस सिस्टम के संसाधनों का प्रबंधन करके उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। एंड्रॉयड लिंक्स कर्नेल पर आधारित विश्व स्तर पर मोबाइल उपकरणों में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ओएस है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन इंटरफेस CLI उपयोगकर्ता को दृश्य आधारित इंटरेक्शन की सुविधा प्रदान करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा गलत क्यों है, देखिए जो कमांड लाइन इंटरफेस है यह टेक्स्ट आधारित होता है, दृश्य आधारित नहीं होता है। ठीक है, तो दृश्य आधारित नहीं होता है, यह गलत हो जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ दृश्य आधारित जो इंटरैक्शन है वह ग्राफिकल यूजर इंटरैक्शन था, GUI की विशेषता होती है। ठीक, बाकी CLI जो है यह टेक्स्ट आधारित होता है। सही आंसर इसका ए है। इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच में क्या संबंध होता है, इन दोनों के बारे में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। इन दोनों के बारे में कौन सा विकल्प सही है। देखिए इंटरनेट जो है यह सार्वजनिक नेटवर्क होता है, जबकि इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा। इंटरनेट जो है सार्वजनिक नेटवर्क है और इंट्रानेट निजी नेटवर्क है, ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का जो घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय औसत से कम है। 2011 की तुलना के अनुसार एक की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार एक की जनगणना की तुलना में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला गलत है। ठीक है, पहले में अगर हम बात करें तो पहले में क्या कह रहा है, पहले में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 828 प्रति वर्ग किलोमीटर और राष्ट्रीय जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका 382 है। तो उत्तर प्रदेश का अधिक है न कि कम है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, लेकिन दूसरा सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला है, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर या फिर महोबा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, महोबा, ऑप्शन डी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे कम आबादी वाले जो जिले हैं उसमें महोबा पहले नंबर पे आएगा, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा डी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके लिंग अनुपात के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और मैनपुरी। जौनपुर में लिंग अनुपात कितना है, जौनपुर के लिंग अनुपात की अगर हम बात करें तो यह 1024 है। गौतम बुद्ध नगर का लिंग अनुपात है 851। कानपुर नगर का लिंग अनुपात है 862 और मैनपुरी का जो लिंग अनुपात है वो 881 है। ठीक है, 881। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2, 3, 4 एक, ऑप्शन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 105 थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। कुछ देखिए दिन दिया गया, दिवस दिया गया है, उससे आपको समझ करना। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को और विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 1, 2, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन है इसका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है कुछ पुरस्कार, और वह पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है उससे आपको सम्मिलित करना है। भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है यह किसके द्वारा दिया जाता है, देखिए भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। जीव विज्ञान में जो पुरस्कार है, जीव विज्ञान में जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार है
जीव विज्ञान का ब्रेक थ्रू पुरस्कार यह दिया जाता है ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन द्वारा। ब्रेक थ्रू इसे आप सम्मिलित कर सकते हैं। क्योटो पुरस्कार कौन देता है? क्योटो जापान में है, इसे इनामोरी फाउंडेशन जापान द्वारा दिया जाता है क्योटो पुरस्कार। एबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार कहा जाता है गणित के क्षेत्र का। एबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यह जो है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा दिया जाता है, जो गणित में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर 1 2 3 4 ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? 10, 11, 12 या फिर 13? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह जो है मेरठ को प्रयागराज से जोड़ती है, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ती है। और इसके अंतर्गत जो 12 जिले हैं वो कौन कौन से हैं याद रखिए? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे लंबाई कितनी? 594 और 12 जिलों से होकर के गुजरती है उत्तर प्रदेश के। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? हैदरपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा, सांडी पक्षी अभ्यारण्य। कौन इसमें से रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। यह कहाँ पे है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो यह आपके हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में। बाकी जो आपका हैदरपुर है या मुजफ्फरनगर बिजनौर वाले क्षेत्र में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। सांडी है हरदोई में। ऊपरी गंगा नदी जो है ब्रजघाट से नरौरा तक है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित बाघ या अभ्यारण्यों को जो बाघ अभ्यारण्य घोषित किए गए थे उसके आधार पर कालक्रम से लगाना है। अमनगढ़ बफर जोन, कार्बेट एक्सटेंशन, रानीपुर टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इन सभी को जो है क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें पहले नंबर पे आ जाएगा आपका दुधवा टाइगर रिजर्व। इसकी घोषणा कब की गई थी? दुधवा टाइगर रिजर्व जो है इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1987 में, इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, और जो आपका अमनगढ़ है, अमनगढ़ को घोषित किया गया था 2012 में। 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका पीलीभीत है। पीलीभीत को 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और रानीपुर को 2022 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 3 1 4 2 ये हो जाएगा, 3 1 4 2। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुछ मेले दिए गए हैं और कहाँ पे लगता है उससे सम्मिलित करना है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? नौचंदी मेला लगता है मेरठ में। मेरठ में नौचंदी मेला। रथ मेला मथुरा वृंदावन में लगता है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में और सरस आजीविका मेला नोएडा में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 2 1 4 ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पहल के साथ जुड़ा संरेखित करता है, या कह सकते हैं कि जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 है या किस राष्ट्रीय पहल के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत। फूड के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, इन तीनों कॉन्सेप्ट को लेकर के चलता है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025, जिसका आयोजन किया गया था नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभियान का लक्ष्य गांधी जयंती 2024 को इसके शुभारंभ से 1 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश से अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? वो कौन सी योजना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश। इसके अंतर्गत टारगेट रखा गया है कि जो उत्तर प्रदेश में अत्यधिक गरीबी है उसको समाप्त कर दिया जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा। शुरुआत कब की गई थी? गांधी जयंती 2024 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। भारत का पहला सफारी पार्क कुकरेल नाइट सफारी और एडवेंचर पार्क, जिसे 2026 तक विकसित करने के प्रस्ताव दिया गया है, यह कहाँ पे बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा आपके लखनऊ में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है, लखनऊ में इसे बनाया जाएगा। उप केंद्रीय प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके साथ उत्तर प्रदेश ने अपनी खरीद प्रक्रिया को एकीकृत किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अर्थात जीएम, ऑप्शन सी। प्रवीण कुमार ने पेरिस 2024 में पैरालंपिक खेल में किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? लंबी कूद, शॉर्ट पुट, ऊंची कूद या फिर भाला फेंक? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊंची कूद में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। इसके पहले जो आपका टोक्यो में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2020 में, इसमें इन्होंने
रजत पदक जीता था और 2024 के पेरिस ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ऊंची कूद में। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर सी हो जाएगा। कुजनेट्स वक्र किसे दर्शाता है? कुजनेट्स वक्र किसे दर्शाता है आपको बताना है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को, आय असमानता और आर्थिक विकास के बीच संबंध को, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय गिरावट के बीच संबंध को, राजकोषीय घाटे के संबंध में जीडीपी वृद्धि के प्रतिरूप को। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कुजनेट्स वक्र किसे निरूपित करता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आय असमानता और आर्थिक विकास के बीच संबंध को दर्शाता है कुजनेट्स वक्र। कुजनेट्स ने एक वक्र के माध्यम से बताया था कि स्टार्टिंग में जब कोई भी देश विकास की प्रक्रिया में होता है तब आय की जो असमानता है वो चरम स्थिति पर होती है, आय की असमानता चरम स्थिति पर होती है, और जैसे जैसे वह देश विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है आय की असमानता बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे वह विकसित हो जाता है आय की असमानता कम हो जाती है। और इन्होंने यू आकार में एक कर्व बना करके इसे निरूपित किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस भी पूछ सकता है कि कुजनेट्स वक्र किस प्रकार का बनता है, यू आकार का, वी आकार का, ठीक है, डब्ल्यू आकार का। तो याद रखिएगा कुजनेट्स वक्र जो है यू आकार का बनता है, जो कि आय की असमानता और आर्थिक विकास के बीच संबंध को निरूपित करता है या फिर इंडिकेट करता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व बैंक या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक द्वारा इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा इसका प्रकाशन होता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। SDG फर्स्ट में किसका उल्लेख रखा गया है? SDG फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें नो पावर्टी अर्थात गरीबी समाप्ति की बात की गई है। SDG 4 इसमें जो है क्वालिटी एजुकेशन था, जो इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है। SDG 7 इसमें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी अर्थात किफायती और स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई है। और SDG 13 में क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है, ठीक है, जलवायु कार्रवाई की बात की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में भूमि सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? स्वतंत्रता के समय भारत का 50% से अधिक भूमि क्षेत्र जमींदारी प्रथा के अधीन था। भूमि अर्जन, पुनर्वसन, पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के बाजार मूल्य से 4 गुना तक जो है प्रतिकर देना अनिवार्य है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है। देखिए, जिसमें भारत आजाद हुआ स्वतंत्रता के समय 50% जो भूमि थी वह जमींदारों के अधीन थी, ठीक है, जिसके बाद चकबंदी, हदबंदी ये सब वगैरह लाई गई, जिसके बाद जो है उसके साथ साथ भूदान आंदोलन चलाया गया, जिसके बाद जो है कुछ मतलब असमानता को समाप्त करने की, मतलब इसमें कह सकते हैं कि असमानता को समाप्त करने की एक प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी, ठीक है। बाकी जो पारदर्शिता अधिकार, जो प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 है, इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो बाजार मूल्य से 4 गुना अधिक मूल्य दिया जाएगा, और शहरी क्षेत्रों में अगर किसी भूमि का अधिग्रहण सरकार करती है तो बाजार मूल्य से 2 गुना अधिक जो मुआवजा है उसे देगा। और देखिए, अगर सरकार जो है किसी भूमि का अधिग्रहण करती है, सरकार जो है अगर किसी भूमि का अधिग्रहण करती है तो यह जो है एक तरफा उस भूमि का अधिग्रहण कर सकती है जिसकी यह भूमि है उससे मतलब पूछने या कह सकते हैं कि उसके इजाज़त, या फिर से अगर वो ऐसा कि अगर वो चाहता है कि हम अपना भूमि ना दें तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। सरकार उस भूमि का क्या कर सकती है? अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जैसे अगर कोई निजी क्षेत्र किसी भूमि या कुछ भूमियों का अधिग्रहण करना चाहती है तो उसको कम से कम 80% लोगों की सहमति आवश्यक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ भूमि है और इसकी 80% लोग चाहते हैं कि हाँ ये भूमि जो है इस निजी फर्म को, निजी कंपनी को दे दिया जाए, तो यह जो है इस भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। अगर 80% जनसंख्या अपनी जमीन इस निजी कंपनी को नहीं देना चाहती है तो यह निजी कंपनी इस जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकती है, ये याद रखिएगा। और अगर PPP मोड में, मतलब जो प्राइवेट और सार्वजनिक पार्टनरशिप के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण करना है तो इस भूमि के लिए जो मंजूरी है वो 70% जो जिनकी भूमि है उनकी होनी चाहिए, याद रखिएगा।
और अगर यही सरकार भूमिका अधिग्रहण करती है तो इसके लिए किसी भी मतलब 0% लोगों की सहमति आवश्यक होती है। ठीक, तो याद रखिएगा, अगर कोई निजी फर्म, निजी कंपनी है, उसको जो है किसी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 80% लोगों की सहमति आवश्यक है। ट्रिपल पी मोड में अगर भूमि का अधिग्रहण करना है तो उसके लिए 70% लोगों की सहमति अनिवार्य है। और सरकार अगर भूमि का अधिग्रहण करती है तो उसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सही आंसर सी हो जाएगा। उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर में वृद्धि कर सकती है। रेपो दर में वृद्धि उधार लेना अधिक महंगा बनाती है, जो मांग को कम करके ऋण मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। आर की सही व्याख्या करता है, अगर मुद्रास्फीति बहुत अधिक बढ़ गई है तो आरबीआई रेपो दर में क्या करेगी? वृद्धि करेगी। और मुद्रास्फीति बहुत अगर कम है तो रेपो दर में क्या करेगी? कमी करेगी, रेपो दर में कमी करेगी। ठीक है, ठीक, जिससे अधिक ऋण बैंकों के पास जाए और बैंकों के माध्यम से लोगों के पास जाए, जिससे कि इनका उपभोग बढ़े और मार्केट में जो मांग है वो भी तेजी से बढ़े। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में कर सुधार से संबंधित है? सी रंगराजन, केलकर, विमल जालान या फिर नरसिम्हन? कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केलकर समिति। केलकर समिति कर सुधार से संबंधित है, जिसका गठन किया गया था 2002 में। 2002 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियम के कालानुक्रम में व्यवस्थित किया। आवश्यक वस्तु अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा, राष्ट्रीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM एक्ट, इन सभी को कालक्रम से आपको लगाना है। ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब का है? आवश्यक वस्तु अधिनियम की अगर हम बात करें, यह है आपका 1955 का है आवश्यक वस्तु अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, यह कब का है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है 2013 का, आई थिंक, हाँ 2013 का ये। ठीक है, और मनरेगा यह एक्ट कब आया था? 2005 में आया था मनरेगा। ठीक, और राजकोषीय जो आपका FRBM है 2003 में आया था। तो इसका जो सही आंसर है 1 4 3 2 ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। इंडिया अनबाउंड, इस पुस्तक की रचना किसने की थी? इंडिया अनबाउंड पुस्तक की जो रचना है गुरुचरण दास ने की थी। वाइड द इकोनॉमिक नीड्स नाउ, वाइड द इकोनॉमिक नीड्स नाउ, इस पुस्तक की रचना किसने की थी? इसकी रचना की गई थी रघुराम राजन द्वारा। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, APJ अब्दुल कलाम। और डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अमर्त्य सेन। 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 2014 में। 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुरुआत कब हुआ था? 2020 में, कोरोना काल में। ठीक, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी 2016 में। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 1 4 2 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक ग्रामीण जिले में बड़ी संख्या में लोग कार्य करने के इच्छुक हैं और तकनीकी रूप से छोटे खेतों पर कार्यरत हैं। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की वास्तविक मात्रा न्यूनतम है। उनमें से कुछ को हटाने से कुल उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। नियोजित के रूप में वर्गीकृत होने के बावजूद वे उत्पादकता में प्रभावी योगदान नहीं देते हैं। उपयुक्त परिच्छेद में वर्धित बेरोजगारी, किस प्रकार की बेरोजगारी? देखिए, घुमा फिरा करके बहुत स्टेटमेंट देकर के पूछा है। आप सभी को पता है कि कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी देखने को मिलती है वो जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कृषि कार्य है, इसको 2 लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें लगे 5 लोग हैं। ठीक है, जिसमें से 3 लोगों की जो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता है वो 0 है। ठीक, इसी को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन सी। नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च, NCAER का मुख्यालय कहाँ पे है? NCAER, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है हैदराबाद में, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार कौन सा शहर एशिया में सबसे अधिक अरबपतियों वाले शहर के रूप में उभरा हुआ है? देखिए, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे 2024 के अकॉर्डिंग तो मुंबई हो जाएगा, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया 2025 इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो बीजिंग ने मुंबई को पीछे छोड़ करके बीजिंग पहले नंबर पे आ चुका है। ठीक है, तो अभी अपन को क्या देखना है? 2025 के अकॉर्डिंग देखना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अरबपतियों की राजधानी के संदर्भ में एशिया में पहले नंबर पे बीजिंग आ गया है। ठीक, ऑप्शन सी। किस भारतीय रक्षा बल ने द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति 2024 में भाग लिया था?
किसने भाग लिया था इसमें, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना ने, ऑप्शन सी। और उदार शक्ति की अगर हम बात करें तो यह भारतीय वायुसेना और मलेशियाई वायुसेना के बीच होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा जो उदार शक्ति किसके किसके बीच में होता है, यह है आपका IAF इंडियन एयरफोर्स और आपका RMAF रॉयल मलेशियन एयरफोर्स, इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी सूचकांक, शहरी शासन सूचकांक UGI में किस भारतीय राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, हाल ही में शुरू किया गया धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वैश्विक निर्यात के लिए पारंपरिक जनजाति कला और शिल्प को बढ़ावा देना, ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना और आवश्यक सेवाओं की सुगम्यता में सुधार करके जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना, जनजाति बहुल जिलों में जनजाति विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, जनजाति बहुल क्षेत्रों में वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना आवश्यक सेवाओं की सुगम्यता में सुधार करके जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर भी हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? झारखंड के हजारीबाग से इसकी शुरुआत की गई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, ऑप्शन बी। कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम KSCP के बारे में देखिए। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कृषि सखियों के रूप में प्रशिक्षित करके सशक्त बनाना है। इसमें पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स के रूप में कृषि सखियों का प्रमाणन और उन्हें कृषि की आवश्यक ज्ञान प्रदान करना शामिल है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प इसका सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, नोबेल पुरस्कार जो 2024 दिया गया था, इसमें आपको बताना है कौन किसको दिया गया था। ठीक है, कौन किसको दिया गया था। देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को दिया गया था। ठीक है, जो दक्षिण कोरिया की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी और साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉपफील्ड को दिया गया था। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था विक्टर एम्ब्रोस को और रसायन का डेविड बेकर को। सही आंसर ये हो जाएगा। सांस्कृतिक पहल राइटर्स विलेज हाल ही में किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है? किस भारतीय राज्य में राइटर्स विलेज हाल ही में शुरू किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। ठीक है, गांवों को राइटर्स के रूप में विकसित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने राइटर्स विलेज की शुरुआत की है। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत के पहले संविधान संग्रहालय का जो उद्घाटन है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था, OP जिंदल यूनिवर्सिटी आपका सोनीपत। ऑप्शन सी। निम्नलिखित G20 का सम्मेलन का उनके सम्मिलित मेजबान देशों के साथ सम्मेलन कीजिए। 2021 का G20 सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 2021 का जो G20 सम्मेलन है वह इटली में हुआ था। 2022 का G20 सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 भारत में हुआ था। 24 हुआ था ब्राजील में। और 2025 कहाँ पे होगा? 2025 होगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, 4312, 4312। हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाले ऑपरेशन द्रोणागिरी निम्नलिखित में से किसके तहत एक पायलट परियोजना है? हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाले ऑपरेशन द्रोणागिरी निम्नलिखित में से किसके तहत एक पायलट परियोजना है, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका सही है, सॉरी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला फोर्ब्स की विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो 2024 जारी की गई थी इसमें शामिल है? फाल्गुनी नायर, रोशिनी नादर मल्होत्रा, मैरी कॉम, सुधा मूर्ति। कौन इस सूची में शामिल हुई है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रोशिनी नादर मल्होत्रा। ऑप्शन बी। हाल ही में समाचारों में देखे गए माधव गाडगिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें 2024 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनका पर्यावरणीय कार्य मुख्य रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्र पर केंद्रित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। दलाई लामाज सीक्रेट टू हैप्पीनेस, इस पुस्तक की रचना किसने की थी? गेसे लखदौर, डॉक्टर दिनेश सहारा,
रॉबर्ट थुरमन या फिर तेनजीन ग्यात्सो। इस पुस्तक की रचना किसने की थी? इस पुस्तक की जो रचना है वो की गई थी किसके द्वारा? डॉक्टर दिनेश सहारा द्वारा। ऑप्शन बी। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका मुख्य विषय क्या था ये बताना। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या था? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका मुख्य विषय था डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ऑफ विकसित भारत। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और 8 से लेकर के 10 जनवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा में किया गया था, तो सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में पुलिस आधुनिकीकरण पहल के हिस्से के रूप में भारत पोर्टल को विकसित किया है? इसे विकसित किया गया है सीबीआई द्वारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जुलाई 2025 में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है? या कह सकते हैं कि अब तो हो चुका है कि इसके द्वारा जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। इसकी मेजबानी की गई थी ब्राजील द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है, ब्राजील ने इसकी मेजबानी की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का मेजबान किया था? इसकी मेजबानी की गई थी प्रयागराज द्वारा। प्रयागराज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव की मेजबानी की गई थी। और कब हुआ था? जिस समय कुंभ चल रहा था उसी समय इसकी मेजबानी की गई थी। ठीक है, उसी समय इसका आयोजन किया गया था, लेकिन कुंभ की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं था। तो याद रखिएगा, सही आंसर भी हो जाएगा। भारत के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र की आधारशिला हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले में रखी गई है? इसकी आधारशिला रखी गई उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्थल को हाल ही में न्यूजीलैंड की संसद द्वारा कानूनी व्यक्तिगत लीगल पर्सनहुड प्रदान किया गया है? यह तारानाकी मौगी एक पर्वत है जिसको कानूनी मतलब व्यक्तिगत रूप से कानूनी मान्यता दी गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में शुरू किए गए स्वावलंबनी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वावलंबनी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, भारतीय राज्यों में कपड़ा उद्योगों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, विनिर्माण क्षेत्र में महिला IITI स्नातकों को 100% प्लेसमेंट सुनिश्चित करना, या फिर पूर्वोत्तर भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं को सशक्त बनाना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पूर्वोत्तर भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वावलंबनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके लिए मुख्य रूप से असम, मेघालय, मिजोरम में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से एक उद्यमिता पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और कौन कौन राज्य विशेष रूप से इसमें शामिल है? असम, मेघालय और मिजोरम। ऑप्शन डी। पहले वैश्विक स्टॉकटेक समीक्षा के अनुसार 2015 की पेरिस समझौता द्वारा निर्धारित तापमान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक कितनी उत्सर्जन में कमी करनी आवश्यक है, जिससे कि जो पेरिस 2015 में पेरिस समझौते में जो टारगेट रखा गया था उसे हम अचीव कर सकते हैं। उसके लिए कितना उत्सर्जन में कमी करना होगा? 20%, 35%, 43% या फिर 50%। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 43% की कटौती करनी होगी। ऑप्शन सी। किस भारतीय राज्य ने देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था? यह विधेयक पारित किया गया था केरल द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत न्याय रिपोर्ट में प्रयुक्त 5 मापदंडों में शामिल नहीं है? मानव संसाधन, साक्षरता दर, बजट या फिर अवसंरचना। कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें साक्षरता दर को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, इसमें साक्षरता दर शामिल नहीं है। यह 4 स्तंभों का मूल्यांकन करता है। और यह 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता। उसके साथ साथ जो 5 प्रमुख मानदंड हैं वो है आपके मानव संसाधन, अवसंरचना, बजट, कार्यभार और विविधता। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। इसमें साक्षरता दर को शामिल नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स में भारत के प्रदर्शन के बारे में देखिए। भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में अपरिवर्तित रही है। 2022 में भारत के स्कोर में गिरावट देखने को मिला था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत। 22 में भारत में गिरावट नहीं बल्कि वृद्धि देखने को मिला था। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। इस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाली पहली पुस्तक बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। वो आपका कौन सा पुस्तक है? वो आपका हार्ट लैम्प है। ठीक है, वो पुस्तक है हार्ट लैम्प। और यह पुस्तक किसकी है? बानू मुश्ताक की पुस्तक है हार्ट लैम्प, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, समाचारों में रहे अस्त्र MK3 के संदर्भ में देखिए। यह एक उन्नत सतह से आकाश में मार करने वाली अर्थात सरफेस टू एयर मिसाइल अर्थात प्रक्षेपास्त्र है। इसका विकास DRDO ने किया है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत हो जाएगा। MK3 भारत का नवीनतम और सबसे उन्नत आकाश से आकाश में एयर टू एयर
प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है, एयर टू एयर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। और इसे हवाई क्षमताओं मतलब कह सकते हैं कि ऊपर एरोप्लेन लड़ाकू विमान वगैरह से इसे क्या किया जा सकता है, प्रक्षेपित किया जा सकता है। और वर्तमान समय में इसका नाम जो MK3 था यह बदल करके गांडीव रख दिया गया है। तो वर्तमान समय में इसका नाम क्या है, गांडीव है, याद रखिएगा, ठीक है। और गांडीव जो है यह अर्जुन का जो गदा है उसको कहा जाता है, अर्जुन का गदा नहीं धनुष को कहा जाता है गांडीव, और इसका नाम बदल करके गांडीव कर दिया गया है, याद रखिएगा। और एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी याद रखिएगा। खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प गलत है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह है सदैव एक दिशा में होता है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं शाकाहारी से प्रारंभ होती हैं जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण खाद्य श्रृंखलाएं छोटी होती हैं। शीर्ष मांसाहारी समानता खाद्य जाल फूड वेब के अंत में होते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। बी गलत क्यों है, देखिए शाकाहारी प्राथमिक उत्पादक नहीं होते हैं बल्कि वे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उत्पादक जो पादप वगैरह होते हैं उन्हें उत्पादक माना जाता है, ठीक है। बाकी जो शाकाहारी हैं या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो सही आंसर भी हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पंचमढ़ी कहाँ पे है, पंचमढ़ी है आपके मध्य प्रदेश में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, नीलगिरी तमिलनाडु में है। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3, 2, 1, 4, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन की जोखिम को कम करने में सहायता कर सकता है। तटीय प्रदूषण में कमी, प्रवाल भित्तियों के पास पर्यटन का प्रबंधन करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना। तीनों जो है अगर हम किए जैसे तटीय प्रदूषण को अगर कम करते हैं तो प्रवाल विरंजन की जो घटना तेजी से बढ़ रही है इसमें कमी देखने को मिलेगी। अगर प्रवाल भित्ति के पास जो पर्यटन है इसको प्रबंधित किया जाए, जैसे पर्यटन के उद्देश्य से प्रवाल भित्ति के पास जो है लोग जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं कि अपने साथ जो कुछ लेकर जाते हैं जैसे पॉलीथीन बॉटल वगैरह हो गया या फिर से अन्य जो कुछ भी जो प्रवाल भित्तियों के लिए हानिकारक पदार्थ हैं वो समुद्र में ही डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं, इससे भी इसका विरंजन होता है। तो इसका प्रबंधन किया जाए तो भी जो है प्रवाल विरंजन को कम किया जा सकता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके भी प्रवाल विरंजन की घटना को कम किया जा सकता है। तो तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में एक कीस्टोन प्रजाति का उदाहरण है, कौन सा विकल्प इसका सही होगा। कीस्टोन प्रजाति का उदाहरण कौन है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, शिकारी प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित करने वाला शिकारी, जीन प्रवाह में योगदान देने वाली प्रवासी प्रजातियां, समान प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने वाली प्रजाति, नीचे पर कब्जा करने वाली गैर देशज प्रजाति, किसे कहा जाता है कीस्टोन प्रजाति। इसका सही आंसर ये है शिकारी प्रजातियां, शिकार प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित करने वाले जो शिकारी हैं इनको कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर जंगलों में अगर बाघ शेर ना हो, वो बिल्कुल मतलब विलुप्त ही अगर हो जाए तो शाकाहारी जानवरों की तादाद या उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। उससे उनकी जनसंख्या बढ़ने से क्या होगी, उनकी जनसंख्या बढ़ने से जो पादप वगैरह हैं, ठीक है, जो वनस्पतियां पादप वगैरह हैं वो उनका बहुत ही तेजी से क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, जिससे वो भी समाप्त हो जाएगा। तो पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए कीस्टोन प्रजातियों की जो इम्पोर्टेंस है, भूमिका है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इनकी संख्या कम होती है लेकिन इनका योगदान बहुत ही व्यापक होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें जो समुद्री उदबिलाव, समुद्री आर्चिन होता है, ठीक है, यह जो है अगर खत्म हो जाए तो यह जो है इसके जो केल्प वन है अत्यधिक चराई से बचाने के लिए अन्य जो वो प्रजातियां हैं उनका भक्षण करता है, ठीक है। तो यह जो है बहुत ही उपयोगी होते हैं कीस्टोन प्रजातियां जो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित उम्मीदों पर विचार कीजिए। यूएनईपी और इसके प्रमुख क्षेत्र, क्लीन सीज कैंपेन महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण, फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव धार्मिक समूहों के साथ जुड़ाव, प्लैनेट एक्शन जैव विविधता के लिए उपग्रह मानचित्र। कौन सा विकल्प इसमें से सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, ठीक है, तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें जो आपका प्लैनेट एक्शन है, प्लैनेट एक्शन यह यूएनईपी की पहल नहीं है बल्कि यह एक एनजीओ द्वारा संचालित किया जाता है जो जलवायु परिवर्तन जागरूकता के लिए भूस्थानिक डेटा का उपयोग करता है और लोगों को जागरूक करने पर मुख्य रूप से केंद्रित होता है। बाकी पहला दूसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निवारक निरोध का, न्याय द्वारा दोष सिद्धि के बाद निरोध, दीवानी देय राशि की वसूली हेतु निरोध, न्यायालय द्वारा परीक्षण और दोष सिद्धि के बिना हिरासत, न्याय की अवमानना के लिए निरोध। कौन सा विकल्प इसमें से सही है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, न्यायालय द्वारा परीक्षण और दोष सिद्धि के बिना हिरासत, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे निवारक निरोध में जो किसी को बंदी बनाया जाता है वह
अपराध करने के बाद नहीं बनाया जाता, अपराध करने से पहले, मतलब उस व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए निवारक निरोध के अंतर्गत उसे क्या किया जाता है, बंदी बनाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान किन दो सिद्धांतों के मिश्रण को दर्शाता है? अमेरिका की न्याय की सर्वोच्चता और फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता, ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता, कनाडा का संघवाद और ब्रिटिश राजशाही, फ्रांस की समता और ब्रिटिश का विधि शासन। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत जिस प्रकार ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है, उसी प्रकार भारत में भी संसदीय संप्रभुता को अपनाया गया है। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में संसद जो बोल दे वही कानून है। उसे मतलब इस ब्रिटिश संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद एक पुरुष को महिला और महिला को पुरुष करने की बजाय बाकी सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, भारत में संसदीय संप्रभुता को अपनाया गया बात बिल्कुल ठीक है। और भारत में अमेरिका की तरह न्याय की सर्वोच्चता को अपनाया गया। संसद कोई भी कानून बनाए, उसे न्यायालय अगर वो संविधान के अंतर्गत या संविधान के विरुद्ध है तो उसे क्या कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है, उसे समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन ने समाज के सामाजिक पैटर्न की स्थापना के लिए प्रस्ताव को अपनाया था? किसमें अपनाया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवड़ी अधिवेशन, जो कि 1955 में हुआ था, इसमें अपनाया गया था। ठीक है, 1955 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आवड़ी अधिवेशन का ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि इसमें समाजवादी ढांचे की स्थापना और औपचारिक संकल्पना को पारित किया गया था और सबसे पहली बार इसमें अपनाया गया था। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? ये तो आप लोगों को रट ही गया होगा, समाजवाद, धर्म, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ऑप्शन ए। ठीक है, संपत्ति के अधिकार के बारे में कौन सा विकल्प सही है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। यह भाग 3 के तहत एक मूल अधिकार है, भाग 4 के तहत एक नीति निर्देशक तत्व है, यह एक संसदीय नियम के तहत एक विधिक अधिकार है, यह भाग 12 के तहत एक संवैधानिक अधिकार है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम बात करें भाग 12, यह संवैधानिक नहीं बल्कि विधिक अधिकार है। ठीक है, भाग 12 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार, जो संपत्ति मूल अधिकार था अनुच्छेद 19 सब क्लोज एफ में, इसको हटा करके अनुच्छेद 12 के भाग 12 के अनुच्छेद 301 में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और वर्तमान समय में यह एक विधिक अधिकार है। ठीक है, और भाग 12 में है, याद रखिएगा ऑप्शन डी। संविधान के अधीन मूल अधिकारों के परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है, उच्च न्यायालय के मूल अधिकारों के लिए रीट जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकार प्राप्त है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसमें पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को 32 के अंतर्गत मूल अधिकार रीट जारी करने का अधिकार थोड़ी है। हाई कोर्ट को अनुच्छेद 222 के अंतर्गत रीट जारी करने का अधिकार, 222 नहीं 226 है। ठीक है, हाई कोर्ट को 226 के तहत रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। ठीक, 226 के तहत, हाँ 226 के तहत रीट जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, बाकी पहला तीसरा सही है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 भारत की संसद द्वारा किसके अनुसरण में अधिनियमित किया गया था? इसे किया गया था अनुच्छेद 21 सब क्लोज ए के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 सब क्लोज ए के अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में देखिए, इनकी अनुप्रयोज्यता केवल भारतीय नागरिकों पर ही, विदेशियों पर नहीं है, और यह भारतीय संविधान में भाग 4A के तहत सूचीबद्ध किए गए हैं। मूल रूप से 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, मूल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन जो संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, पहली बार में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और जो आपका 11वां मूल कर्तव्य है उसे 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये राज्य के सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को दर्शाते हैं, यह विशेष परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, इनका प्रयोग मूल अधिकारों की व्याख्या के लिए किया जा सकता है, यह न्यायालय के निर्णयों के अनुसार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये विशेष परिस्थिति में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय गलत है। जैसा कि आपको पता है अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह देश की शासन व्यवस्था में, देश की शासन में मूलभूत लेकिन अपरिवर्तनीय हैं, तो यह परिवर्तनीय नहीं होते हैं। ठीक है, बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद अपने विषय से सही रूप से सम्मिलित नहीं? अनुच्छेद 21,
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 239 AA दिल्ली के बारे में विशेष रूप बंद किया गया है। अनुच्छेद 148 भारत का महान्यायवादी, 164 राज्य का मंत्रिपरिषद। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 148 में महान्यायवादी नहीं, महान्यायवादी का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 176 में। ठीक है, 148 की अगर हम बात करें, 148 में भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक की बात की गई है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत, अशोक मेहता नगर विकास, दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार और वीटी कृष्णामचारी समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति इसका गठन किया गया था 1977 में। 1977 में इसका गठन किया गया था। जो नगर विकास के लिए इसका गठन नहीं किया गया था, अपितु पंचायती राज संस्थानों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर इसकी इसने संकल्पना की थी। ठीक है, ऑप्शन बी सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र देने पर मंत्री परिषद के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो उसी के साथ पूरी मंत्री परिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, संसद के किसी भी सदन में भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने से पहले कम से कम कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस की आवश्यकता होती है? कम से कम कितने सदस्यों की होती है? इसका सही उस सदन के 1/4 सदस्यों की, उस सदन के 1/4 सदस्यों की। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधेयक को स्वीकृति देना, संवैधानिक विफलता पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाना। कौन इसमें से राज्यपाल के संवैधानिक कार्य हैं या कर्तव्य हैं? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल नहीं दिलाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के बारे में देखिए। राष्ट्रपति उस राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद को सौंप सकता है जहां राष्ट्रपति शासन लागू हो। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए 2 महीने के भीतर संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसे 6 महीने के विस्तार के साथ अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला कौन सा विकल्प इसमें से सही है? ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है। इसे अनिश्चित काल के लिए नहीं, अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो पहली बार में इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 6 महीने के अंतराल पर। ठीक, अगर 1 वर्ष के बाद और आगे इसे बढ़ाना है राष्ट्रपति शासन को तो 2 कंडीशन, 2 क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। भारत के किसी भी क्षेत्र में आपातकाल लागू हो या फिर चुनाव आयोग लिखित रूप में यह दे कि वह इस क्षेत्र में चुनाव कराने में असमर्थ है, तो अब जो राष्ट्रपति शासन इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस स्थिति में भी इसके बाद अधिकतम 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति शासन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन को कुल अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और 2 महीने के भीतर अनुमोदन मिलना आवश्यक है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति शासन हो गया, वित्तीय आपातकाल हो गया, इसके लिए जो अनुमोदन है 2 महीने चाहिए। और अगर आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, उसके लिए अनुमोदन 1 महीने के भीतर मिलना चाहिए। ठीक, तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए अनुमोदन 1 महीने के भीतर, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के लिए अनुमोदन 2 महीने के भीतर मिलना आवश्यक है। सही आंसर ये हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी के बारे में देखिए। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत होना चाहिए। उन्हें संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि वह जो है न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हो। ठीक है, उसके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, न कि वह न्यायाधीश होना चाहिए। तो दूसरा सही, पहला गलत है। लोकसभा की कार्यवाही के संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प गलत है। शून्यकाल का उल्लेख प्रक्रिया नियमों में किया गया है। प्रश्नकाल सत्र का पहला घंटा होता है। स्थगन प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होती है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो शून्यकाल है इसका उल्लेख प्रक्रिया अर्थात नियम में नहीं किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो शून्यकाल का उल्लेख है प्रक्रिया नियम में नहीं किया गया है। यह एक अनौपचारिक प्रथा होती है जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होती है। ठीक है, जो सदस्यों को बिना किसी पूर्व सूचना के अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर प्रश्न पूछे की अनुमति देता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है। यह के प्रस्ताव के माध्यम से उपराष्ट्रपति को हटा सकता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के बारे में देखिए।
जिसे 91 संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत पेश किया गया था। 10वीं सूची में 91 संविधान संशोधन 2003 में क्या जोड़ा गया था, क्या पेश किया गया था, आपको बताना है। विधानमंडल के स्वतंत्र सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान, दल बदल विरोधी कानून के तहत दलीय विभाजन को वैधानिक मान्यता देना, दलीय विभाजन से संबंधित प्रावधान को हटा दिया गया तथा अयोग्यता से बचने के लिए विलय को एकमात्र आधार के रूप में बरकरार रखा गया। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार दिया गया। कौन सा विकल्प इसमें के बारे में सही है, मतलब 91वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल में कौन सा एक प्रावधान जोड़ा गया था? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दलीय विभाजन से संबंधित प्रावधान को हटा दिया गया और अयोग्यता से बचने के लिए विलय को एकमात्र आधार के रूप में बरकरार रखा गया। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। संसदीय समिति की संरचना, कार्य और कार्यकाल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका जो निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है आपके संसद से संबंधित सदनों के नियम द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में संसद में महाभियोग की कार्रवाई सबसे पहले किस न्यायाधीश के विरुद्ध लाई गई थी? महाभियोग जो है सबसे पहले न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध लाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो गया। कब लाया गया था? 1990 में लाया गया था, ये भी याद रखिएगा। इस संवैधानिक संशोधन ने एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनने का अधिकार दिया था। 7वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और कब किया गया था? 1956 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन। बाकी आप लोग प्रैक्टिस सेट अगर ज्वाइन करना चाहते हैं जो पेड ग्रुप है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें, इच्छुक चाहें, अगर आपको लगे कि हाँ ज्वाइन करना चाहिए तो ज्वाइन करें, नहीं तो कोई भी जरूरी नहीं है। आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ उसके बारे में एक बार आकर के मैसेज करके आए ग्रुप में और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी ले लें कि क्या प्रोसेस है, क्या है, कौन कौन से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जाएंगे और कितना टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, करंट अफेयर वगैरह का क्या है और आपका जो CSAT है उसका क्या है। ठीक है, टोटल आपको इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही अगर आपको लगता है कि लेना चाहिए तो लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। किस मामले ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या की थी? ये हो जाएगा आपका मेनका गांधीवाद में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है, मेनका गांधीवाद में। और कब किया गया था? 1978 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और इसमें हम लोग दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज को सॉल्व किए हैं। और देखिए नहीं होगा तो फिर एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज तो करा ही जाएंगे। एक आपका फुल टेस्ट होगा, एक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। और इसके लिए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया गया यूपी PCS प्रीलिम्स 2025 के नाम से। सारे जो भी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, सारे टेस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग वीडियो जरूर देखें और अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, बाकी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हाँ अपनी तैयारी आप लोग अच्छे से करिए और मेरे से जो बन पड़ेगा, जहाँ तक हो सकेगा आप लोगों को जो भी मटेरियल है जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।